most aspirants are not failing because they don't study enough. They are failing because they study without a strategy and a system. I have cleared UPSC mains thrice in a row, and none of those attempts were about reading more books. These were my marks in GS. Abhi I'll be mostly talking about GS, इसलिए I'm sharing my GS marks. So you can see थोड़ा GS 1 और 2 में कम हो गए थे 2023 से comparatively. It was because of the silly mistakes that I did. उस टाइम मुझे पता चल गया था पेपर के टाइम कि थोड़ी गड़बड़ हो गई है. So that was reflected in my marks. In this video, I'll share the exact framework and the strategy that worked for me, not once but thrice. And also, I'll talk about the small changes that mostly nobody talks about but makes quite a lot of difference. See, पहले तो I want to make it clear कि one of the biggest myth around UPSC means is that it is about knowledge. But trust me, it is not. क्योंकि जो प्रीलिम्स क्लियर करता है ऑब्वियसली दे ऑल स्टडी हार्ड एंड वो भी टाइम पास तो नहीं करेंगे, वो भी मेहनत करेंगे एंड वो लगभग सेम ही कंटेंट होता है. तो फिर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नॉलेज नहीं रह जाता. इट इज़ मोस्टली अबाउट द प्रोसेसिंग स्पीड. It is about the psychological stability under the pressure. It is about the structure of the answer. So I'll talk about all these differentiating factors in the video. देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने मेंस दिया था तो बिकॉज आई गॉट ओवरवेल्म्ड कि अच्छा अभी मेंस है, सडनली क्या करे, प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो थोड़ी प्रिपरेशन बहुत रैंडम थी. इनफैक्ट सिलेबस भी मैंने प्रॉपर कवर नहीं किया था, उनके नोट्स भी नहीं बनाए थे. वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी. बाद में आई रियलाइज्ड इट जब मेरे इट कॉस्टेड मी 2 मेंस. फिर मैंने क्या किया कि मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लिया था GS 1 2 3 4 एंड मैंने अपने वॉल पे लगा लिया था. एंड उसमें हर एक कीवर्ड जैसे पॉपुलेशन, पॉवर्टी या वुमेन एम्पावरमेंट GS 1 में हो गया, जो भी कीवर्ड्स है, जो भी एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर, मैंने उसके नोट्स बना लिए थे, मैक्सिमम 2-3 पेजेस. तो जैसे कि अगर मैं शेयर करूँ, मेरे नोट्स थे पुराने, अब मैं उस पर स्टिकी नोट्स लगा के अपडेट किया करती थी. इन चीज़ के मेरे नोट्स नहीं बने थे, वो मैंने कोशिश करी, जैसे ऑप्शनल हो गया कुछ जो मुझे कंप्लीट करने थे, वो मैंने थोड़े A4 साइज शीट्स में बनाए थे ताकि मैं उनको ऐड ऑन करती रहूँ. बट टारगेट होना चाहिए कि आपके 2-3 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज देन इट गेट्स बल्की, और वहाँ पे टाइम प्रेशर में वो आंसर रेप्लिकेट करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो एटलीस्ट आप अपना बेसिक फॉर्डर तैयार कर लीजिए एंड उसमें मल्टीपल डायमेंशन सोच लीजिए. लाइक कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी में व्हाट इज़ पॉवर्टी, है ना, कोई डेटा क्या है हमारा पॉवर्टी का इंडिया में, आर द रीसेंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन अप and what could be the way forward, all the possible dimensions that you could think of, and उसके implications क्या है, social, economic and political and environmental, इन सब से उनका linkages क्या है. and उसके बाद आपका value addition की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब आप मेंस लिखोगे या जब आप टेस्ट लिखोगे तो आपको value addition टेस्ट के मॉडल आंसर से मिल जाएगा, टॉपर्स के आंसर से मिल जाएगा, इवन ऑनलाइन मिल जाएगा, और यूर रीडिंग न्यूज़पेपर तो उससे मिल जाएगा. यू कैन कीप एडिंग ऑन द एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग. सो पहला पॉइंट ये हो गया, राइट. अब दूसरी जो चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मेरे पहले के अटेम्प्ट्स थे, तो मैंने क्या किया था कि आंसर राइटिंग बहुत कम करी थी. ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि आंसर राइटिंग करे, बट मैंने तो डिफरेंस देखा है प्रॉपरली. 2 बार लगातार मेरा मेंस ना क्लियर होना और 3 बार लगातार मेंस क्लियर होना. तो मतलब सीरियसली पहले मैं क्या करती थी कि आई शुड रीड मोर, आई डोंट नो एनीथिंग. 1-2 बार मैंने टेस्ट भी लिखे थे एंड आई स्कोर्ड वेरी लेस मार्क्स. तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव फीडबैक आ गया था माइंड में कि लिखूंगी फिर कम नंबर मिलेंगे, आई शुड स्टडी मोर एंड स्टडी के चक्कर में मेंस आ जाता था सर पे एंड सब कुछ हौच पौच हो गया था. मतलब मेरे स्कोर्स थे 60s में, 70s में, फर्स्ट मेंस में, तो GS में एक में 100 तो किसी में क्रॉस ही नहीं किया था. फिर मैं बाद में एकदम डिटरमाइंड हो गई थी कि मुझे आंसर्स लिखने हैं. मैंने आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में डेली 4-5 आंसर्स लिख लें. एंड अगर नहीं लिख पाओ तो एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म कर लेना. इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल. आप क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो कि पूछ क्या रहा है, उसके सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करो एंड थिंक अबाउट इट, हाउ यू कैन राइट इट. आई थिंक वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है. इसके अलावा आई रूट टेस्ट्स, मैंने सेक्शनल टेस्ट भी लिखे थे, FLTs भी लिखे थे. जैसे मैंने 2024 में अराउंड 20 टेस्ट तो लिखे ही थे, इंक्लूडिंग सेक्शनल एंड फुल लेंथ, एंड साइमुलेशन भी दिए थे जो ओपन मॉक टेस्ट होते हैं, ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कहाँ लैग कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, या क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है, या आंसर राइटिंग स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है. एक और फैक्टर है
जिसमें मैंने थोड़े चेंजेस किए एंड विच हेल्प मी बिग टाइम। मतलब कि पहले जो मैं आंसर्स लिखती थी वो बहुत रैंडम आंसर्स थे एंड मोस्टली जो मुझे फीडबैक मिलता था कि योर स्ट्रक्चर इज पुअर, वीक है स्ट्रक्चर। मतलब क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और क्वेश्चन में मैं वो लिख रही हूँ जो मुझे आता है, तो बार बार वो कंटिन्यूस मुझे फीडबैक मिलता गया। देन आई टॉक टू माई सीनियर्स एंड माई मेंटर्स, तो मुझे समझ आया कि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है बॉस। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देखती हूँ, लाइक डिस्कस द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंश्योरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन या ऑन द सेम लाइन्स वॉज आस्क्ड इन मेन्स पहले। इसको कैसे अप्रोच करूंगी मैं अभी इस टाइम पे? इसमें अब मैं क्या करूंगी कि लेयर्स एंड डायमेंशंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी। समझूंगी व्हाट आर दे आस्किंग। दे आर आस्किंग अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंश्योरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, राइट? तो इसमें अब लेयर्स क्या बन गए? एक हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर डाल सकते हैं, लाइक आर्टिकल्स जो रेलिवेंट है क्वेश्चन के। देन हम डाल सकते हैं टूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। फिर उसके अलावा ऑल्दो चैलेंजेस नहीं पूछे गए हैं तो इट डिपेंड्स, 10 मार्कर है 15 मार्कर है, छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यू नो 3-4 लाइन्स इन अ पैराग्राफ, और मे बी एक गोला बना दिया एंड छोटा सा डायग्राम, इशूज क्या आ रहे हैं, एंड देन वी कैन गिव सोल्यूशंस। यू नो देर आर मेनी वेज टू राइट एन आंसर्स। अब क्योंकि हमें आगे पॉलिसी मेकिंग करनी है तो आई थिंक थोड़ा आंसर सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। स्पेस नहीं बचता तो कंक्लूजन भी सोल्यूशन ओरिएंटेड बना सकते हो, या यू कैन मेंशन थोड़ा थोड़ा कि क्या करा जा सकता है। इस आंसर को फिर मैं कैसे लिखती? आई वुड हैव स्टार्टेड बाय डिफाइनिंग व्हाट इज एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, and then I would have mentioned Article 75, which says that Council of Minister is collectively responsible to Lok Sabha. बॉडी में फिर मैं मेंशन करती कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्या हो गए, जैसे क्वेश्चन आर हो गया, 0 आर हो गया, एडजॉर्नमेंट मोशन। मैं लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी के बारे में लिखती, लाइक द रोल ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज एंड डिबेट्स ऑन बिल्स। ऑल्सो मैं थोड़ा फाइनेंशियल ओवरसाइट के बारे में लिखती, विच इंक्लूड्स कट मोशंस एंड बजट डिस्कशंस। फिर मैं कुछ रीसेंट इमर्जिंग ट्रेंड्स लिखती जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लाइक रिडक्शन इन नंबर ऑफ सिटिंग डेज, रिड्यूस्ड परसेंटेज ऑफ बिल स्क्रूटिनी, ये सब लिखती। फिर एंड में फिर मैं उसको थोड़ा कंक्लूजन में थोड़ा पॉजिटिव की देयर शुड बी स्ट्रेंथनिंग ऑफ कमिटीज एंड देयर शुड बी स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज, ऐसे ऐसे जो भी थोड़ा सा 1-2 सोल्यूशन देख के कंक्लूजन में वही 1-2 कीवर्ड्स डाल देती कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, दे आर कोर टू दी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ऐसा कुछ कुछ। मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया। सो येस, सो स्ट्रक्चर पे बिल्कुल फोकस करिए एंड अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड समझना, क्रिटिकली एनालाइज मतलब क्या होता है, डिस्कस मतलब क्या होता है, ये सब समझना और उस हिसाब से आंसर लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। सो अब देखो, मैंने प्रैक्टिस की बात तो करी थी, बट प्रैक्टिस भी किस तरह से प्रैक्टिस? इफ़ यू आर राइटिंग अ 10 मार्कर क्वेश्चन इन 30 मिनट्स देन देर इज़ नो पॉइंट, राइट? तो फिर मैंने कोशिश करी कि मैं टाइम बाउंड आंसर लिखूंगी। इनिशियली प्रॉब्लम होती थी, जैसे आइडियली फॉर अ 10 मार्कर 7 मिनट्स आर इनफ एंड फॉर अ 15 मार्कर क्वेश्चन 10 मिनट्स आर इनफ, राइट? इतना आप टारगेट कर सकते हो। बट अब इनिशियली तो नहीं हो पाता है, तो इनिशियली भी मैं ऐसा नहीं कि वो जहाँ 7 मिनट चाहिए तो मैं वहाँ पे 17 मिनट ले रही हूँ, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि अभी मैं कर लूँगी पर अगर मैं फाइनल एग्जाम में वही चीज़ करूँगी तो मेरी क्वालिटी कम हो जाएगी। थोड़ा बैलेंस करना है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड ना हो जाए। तो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन योर फाइनल आंसर्स। सो दैट इज़ दैट। उसके बाद रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो बहुत ही कम रिसोर्सेज यूज़ किए थे, बेस नोट्स बना लिए थे एंड उस पर करंट वैल्यू एडिशन, जैसे आप इंस्टीट्यूट्स के बुकलेट्स आएंगे या मेंस 365 आएगा, जो भी आएगा आप ऐड ऑन करते जाओगे। एंड करंट वैल्यू एडिशन ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली मेंस में करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड। मैंने क्या किया था कि जैसे 1 पेज डेटा फैक्ट्स बना लिए थे, जैसे पॉलिटी ही ले लो, उसमें कुछ कमिटीज़ के नाम, कुछ जजमेंट्स के नाम, कुछ डेटा, GS3 में डेटा, इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर, एंड आप अपने फैक्ट्स बना सकते हो 3-4 शीट्स एंड उसको, ताकि मल्टीपल रिविजन कर सको। एंड हैविंग दैट मेंटल रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने आपको बोला था मेरा 2024 में थोड़े 1 और 2 में कम हो गए थे, वो हुआ ये था कि अब मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो 2024 में 1-2 क्वेश्चंस थे जो कुछ स्पेसिफिक नाम थे फिनोमेना कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी प्रेशर में। मतलब उसको मैं अभी कामली सोचती तो मैं लिख देती, बट उस टाइम थोड़ा पैनिक हो गया था। अब पैनिक हो गया एंड दिमाग में है कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है एंड मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट कर गया एंड वहाँ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ हो गई।
तो वो फिर इतना टाइम उसमें वेस्ट कर दिया, वो थोड़ा बचा लेती तो बाकी चीज़ें और बेटर हो जाती। मुझे लगता है कि कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सब तभी आएगी जब आप पहले से ही बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होगे, बहुत बार रिवाइज कर चुके होगे, आपके नोट्स तैयार होंगे। सिमिलरली GS2 में भी मेरे से थोड़ा ब्लंडर हो गया था एक दो क्वेश्चंस का, जो मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में। वी शुड ट्राई दैट कि हम पहले ही अपने आप को इतना काम कर ले, अच्छे से मेहनत करके एंड प्रैक्टिस कर ले, दैट वहाँ पे स्टेक्स का स्कोप थोड़ा एकदम नील के बराबर हो। यस, यूपीएससी मेंस में इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, आंसर राइटिंग स्टैमिना चाहिए, एंड बिलीफ सिस्टम चाहिए दैट यू कैन डू इट। बिलीफ होगा तभी यू विल स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, एंड हमें इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए कि आंसर्स कंप्लीट हो पा रहे हैं या नहीं है, क्वेश्चन हम समझ पा रहे हैं या नहीं, स्ट्रक्चर इज गुड और नॉट। टॉपर्स के जो कॉपीज होती है वो भी आप जरूर रेफर करिए। सो क्रक्स में बताऊं तो सिलेबस प्रिंट करके रख लीजिए, सिलेबस को एकदम रट्टा मार लीजिए, क्या क्या सिलेबस में पूछ रहे हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन हो। देन नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, नोट्स प्रिपेयर नहीं है तो नोट्स कलेक्ट कर लीजिए और उसको कंसाइज कर लीजिए। लिमिट द रिसोर्सेज एंड उसका रिविजन करिए मल्टीपल टाइम्स, एंड ऑफ कोर्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। एंड इफ दिस वीडियो गेट्स it happens with me all the time, this video gets a good response, then I'll make another video जिसमें I'll share paper wise strategy कि मेरा क्या अप्रोच होता था, या क्या छोटे मोटे कुछ प्रिंसिपल्स या क्या अप्रोच थी जिससे थोड़े मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। सो या, आई होप इट हेल्प्ड यू। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।